पेंशन के लिए पात्र जो भी 1/9/2024 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, मतलब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनका जो पेंशन है वो 1/9/2014 से पहले स्टार्ट हो गया था। ऐसे मेंबर्स जिनका है वो 2014 से पहले रिटायर हुए और 2014 से पहले ही पीपीओ जारी कर दिया गया है। ठीक है, एसओ की गणना कैसे की जाएगी? उनका जो है वो लास्ट की जो जब वो काम करते थे उस टाइम की जो 12। नमस्कार पेंशनर्स, आप सबके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। ईपीएफओ ने पेंशन बढ़ोतरी का जो पीपीओ है उसका कैलकुलेशन बताया है कि अभी आपका रिवाइज्ड पीपीओ आपको पेंशन कितनी मिलेगी। बिना टाइम वेस्ट के डायरेक्टली आपको मैं वहां ले चल रहा हूँ, प्रोसेस बताऊंगा, डॉक्यूमेंटेशन बताऊंगा, ठीक है, और कैसे क्या है सारा सब कुछ। चलिए देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे ना छूटे पेंशनर्स। थैंक यू। चलते हैं डायरेक्टली एसओपी पर। सो मेंबर्स, ये है एक 23 अप्रैल 2023 का इश्यू किया हुआ इनका सर्कुलर ईपीएफ हेड ऑफिस का, बीकाजी कामा वाला, आप देख सकते हैं। इसमें इन्होंने बताया था कि जो भी जिन बंदों ने जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरा है उनका वैलिडेशन कैसे किया जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका मैं आंसर दे देता हूँ। इन्होंने बताया है कि ये बात हुई थी और इन्होंने बताया था कि 2014 से पहले का अगर कोई मेंबर है 1/9/2014 के पहले का, उनके फॉर्म्स है वो अगर वो उस टाइम पे रिटायर हो गए तो कैसे होगा, और उसके बाद में उन्होंने ऑप्शन फॉर्म भरा था तो उसका क्या होगा, वो सारा इन्होंने बताया हुआ है। तो बिन आप ये चाहो तो ये एसओपी मैं आपको दे दूंगा, इसका लिंक आप एक बार देख सकते हो। इसमें क्या बोला गया है? इसमें ये बोला गया है अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो आप जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भर सकते हैं। वो उस टाइम पे सभी मेंबर्स ने भर दिया होगा जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है, जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरने के बाद में ये बताया गया था यहाँ पर इसके अंदर कि आपका अगर कोई प्रूफ भी नहीं है तो वो है वो हम एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करेंगे। आपको डायरेक्टली मैं उस एसओपी की तरफ ले चल रहा हूँ। सो ये वो सर्कुलर है मेंबर्स जिसमें बात करी गई थी रिवाइज्ड पेंशन को लेकर के। इसमें पहला क्वेश्चन ये बताया गया था, मैं डायरेक्टली हिंदी में आपको दिखा रहा हूँ, ये एसओपी का लिंक आपको मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो वहाँ पर। इसमें बताया गया था कि अगर देखिए पढ़ लीजिए, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या बोला है कि परिपत्र नंबर ये और ईपीएस योजना के अंतर्गत है वो सत्यापित संयुक्त विकल्प की आवश्यकता निर्दिष्ट करते हैं। पैरा 26 प्रमाण के रूप में कौन से दस्तावेज माने जा सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट आपको जब आपने जॉइंट ऑप्शन भरा था क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने थे। इसमें बताया गया है कोई भी है वो अनुमति पत्र होना चाहिए जिसमें आपको है वो किया गया या ऐसा कोई प्रूफ हो जिसके अंदर वो आपका है वो वृद्धि का पेंशन का है वो जब इन्होंने है वो ज़्यादा पैसा जमा करने के लिए बोला था आपको, उसका कोई भी प्रूफ सैलरी स्लिप हो सकता है, एम्प्लॉयर का लिखित में हो सकता है, या आपने एप्लीकेशन पीएफ ऑफिस में जमा किया था वो भी हो सकता है, अगर वो रिजेक्ट किया वो भी हो सकता है। उसके बाद में इन्होंने क्या कहा है कि कार्यालय द्वारा सत्यापित होना चाहिए। ये देखिए वही चीज़ें वो बता रहा है जो मैंने आपको बताया है कि उस टाइम पे जो वेजेस थी इनकी कईयों की 5,000 थी, कईयों की 6500 थी, कईयों की 1500 रुपये थी। तो उससे अगर ज़्यादा का भुगतान किया गया है तो वो डॉक्यूमेंट सारे मान्य हैं। फिर क्या बोला है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स, देखिए मैंने इनडायरेक्टली आपको बता दिया। अब 2 नंबर क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, ठीक है। संयुक्त विकल्प ऑनलाइन आवेदन दाखिल करते समय प्रस्तुत नहीं किया गया। देखिए अगर आप है वो डॉक्यूमेंट उस टाइम पे जॉइंट ऑप्शन में नहीं भी देते हो तो आपको क्या करना है, आपका डॉक्यूमेंट है वो एम्प्लॉयर से है वो पीएफ ऑफिस कलेक्ट करेगा, लेकिन आप जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भर दीजिएगा। तो आपने भर दिया होगा नॉर्मली। अब मैं नेक्स्ट आ रहा हूँ, छूट प्राप्त भविष्य निधि के लिए। अच्छा, कोई एग्जम्प्टेड पीएफ की कंपनी होती है ना, जो ट्रस्ट बोलते हैं, पीएफ ट्रस्ट बोलते हैं, उनमें अगर आपने किसी ने काम किया है तो वो भी है वो कंपनियों का जो रूल रहता है उसी के हिसाब से किया जाएगा। ट्रस्ट है कि नहीं वो नहीं देखा जाएगा उस कंडीशन में। फिर पेंशन की गणना का फॉर्मूला जिसके लिए आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें बताया गया है पेंशन की गणना ईपीएस 95 के पैरा 12 के अनुसार होगी। जो आपने देख लिया है, मैंने आपको इसके पहले एक वीडियो बना करके बताया है कि कैसे होता है, एक बार आपको चेकआउट कर लेना। पेंशन कैसे बनेगी वो वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा। उसमें बोला है कि कैसे की जाएगी। अब देखिए, उच्चतर पेंशन के लिए पात्र जो भी 1/9/2024 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, मतलब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनका जो पेंशन है वो 1/9/2014 से पहले स्टार्ट हो गया था। ऐसे मेंबर्स जिनका है वो 2014 से पहले रिटायर हुए और 2014 से पहले ही पीपीओ जारी कर दिया गया है। ठीक है, एसओ की गणना कैसे की जाएगी? उनका जो है वो लास्ट की जो जब वो काम करते थे उस टाइम की जो 12 महीने का एवरेज है, आप देख सकते हो, महीने का 12 महीने का जो भी एवरेज है वो पहले सारा पेमेंट जोड़ के 12 का डिवीजन भाग दे दिया जाएगा, जो भी अमाउंट आएगा एवरेज। ठीक है,
तो उसके अनुसार है वो इनका कैलकुलेशन करके पेंशन है वो बना करके दे दी जाएगी। जो भी अमाउंट इनका है वो अंशदायी अवधि के दौरान जो भी इनका मासिक वेतन मिलता था, जैसे मान लो उस टाइम पे अगर आपको 10,000 रुपये सैलरी मिलती थी और 12 महीने तक 10,000 रुपये मिलती आई है, तो आपका जो पेंशन बनेगा महीने का 10,000 बन जाएगा। ठीक है, अगर उस टाइम पे आपका है वो मान लो 2,500 रुपये या वो सैलरी आता था मंथली, ठीक है, तो 12 महीने अगर लगातार आया है तो वही बन जाएगा। अगर मान लो किसी महीने 1200, किसी महीने 900, किसी महीने 2100 ऐसा आया है, सारों का अमाउंट जोड़ के 12 का भाग दीजिएगा लास्ट 12 महीने। अब उसके बाद में बताया है कि उच्चतर पेंशन के लिए EPS 95 जो 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन पेंशन 2000 उसके बाद प्रारंभ हुई है 1/9/2014। कई हमारे ऐसे भी एम्प्लॉय हैं जिनका PPO 2014 के बाद जारी हुआ है, लेकिन 2014 से पहले रिटायर हो चुके हैं, तो उनका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? हाँ, उनका अब जो है वो उस टाइम पे जो उनकी पेंशन होती थी ना वो 60 मतलब 5 साल की है, वो जो उनका मंथली सैलरी आती थी उसको जोड़ेंगे और फिर 60 का भाग दे देंगे, एवरेज निकाल लेंगे, वो आपका है वो पेंशन बन के आएगा। अब आगे मैं ये भी बताऊंगा कि PPO रिवाइज कैसे कर सकते हो अगर ऐसा कुछ है आपकी केसेस के अंदर, और आपने जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरा है उसका क्या स्टेटस आप देख रहे हो, उसका क्या सॉल्यूशन है वो भी बताऊंगा, वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने बताया कि देखिए EPS 95 सदस्य जो 1/9/2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं के सदस्य पेंशन योग्य गणना कैसे की जाएगी। अब 2014 से पहले का तो मैंने आपको बता दिया कि अगर 2014 से पहले रिटायर हो चुके हैं और 2014 से पहले PPO बना है तो उनका तो 12 महीने का एवरेज लेंगे जो भी सैलरी आती थी उसका, और अगर PPO बाद में बना है, रिटायर पहले हो गए थे, तो उनका 60 महीने का कैलकुलेट किया जाएगा एवरेज मंथली सैलरी। अब 2014 के बाद में कई मेंबर्स हैं वो रिटायर हुए, लेकिन 2014 से पहले ही काम कर रहे थे, तो उसमें क्या बोला है इन्होंने कि अगर 1/1/2015 को किसी व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष कैलकुलेट हो रही है, भले ही उसने सेवा 2015 को छोड़ा हो, मतलब अगर जो जॉब है उसकी 1/1/2015 को भी अगर हो रही है ना 2014 के बाद में 1 साल बता रही है, तो भी उसकी जो पेंशन है वो 2014 के अनुसार ही कैलकुलेट की जाएगी, और वो 58 साल मान के है वो उसका 12 महीने का एवरेज दिया जाएगा। और अगर 2012 में उसकी है वो 50 साल एज हो रही थी और अभी भी वो काम कर रहा है, उसने बाद में जॉब छोड़ी 58 साल की एज के अंदर, तो भी उसका वही है। अगर कब 2012 के अंदर अगर 50 साल एज हो गई है किसी मेंबर की, तो उसका जो है वो 60 महीने का कैलकुलेशन किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स के अनुसार। और अगर उसके 2015 में बाद में वो हुआ है, सेवानिवृत्त हुआ है, 58 साल एज हो रही है उसकी, तो उसका है वो लास्ट 12 महीने का है वो पेंशन का कैलकुलेशन करके है वो इनको दिया जाएगा। अब एक सदस्य नेक्स्ट पर्सन है, एक सदस्य भविष्य निधि में सेवानिवृत्त हुआ, उदाहरण के लिए 2030 में, भविष्य में कभी भी होगा, मतलब पहले जॉब किया था 2014 से पहले कंटिन्यू कर रहा है, उसकी कोई सर्विस थी नहीं, उसकी पेंशन की गणना कैसे होगी? उसकी पेंशन की गणना है वो जो PF जिस दिन वो क्लेम करेगा ना PF का, जो 10 फॉर्म ऑनलाइन भरेगा उसके प्रोसेस के अनुसार होगी। मैंने वीडियो भी बना दिया, और अगर आप चाहो तो हमसे भी बनवा सकते हो, और अगर PPO रिवाइज करवाना हो आपको देन आप हमसे वो करवा सकते हैं। ठीक है, पेंशन के बकाया का भुगतान। अच्छा, अगर पेंशन बीच में बकाया रह गया तो उसका भुगतान कैसे किया जाएगा? पेंशन का जो भुगतान है वो आपको बताया गया है कि अगर उच्चतर पेंशन के लिए है तो वो क्या होगा, मांग समायोजित किया जाएगा। अब इसमें बताया है पेंशन उपभोक्ताओं को पेंशन के बकाया का भुगतान मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, जिससे TDS से संबंधित आयकर उपकरणों का पालन किया जाएगा। जिनको TDS काटना है वो काट लेंगे, और जो आपको अमाउंट आपको देना है एक्चुअल में जो आपका अमाउंट बच रहा है पिछला, वो आपको जो देना है वो आपको ये पे कर देंगे जिस दिन से है वो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है वो पास किया गया होगा, या जिस दिन से ये आपका ये कितना तारीख को आया था सर्कुलर, उस तारीख से वो ये कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, ये तो था इतना ही इसके अंदर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और बताई है जिसपे मैंने आपको पहले सर्कुलर दिखाया था, ये देखिए ये वाला, इसमें इन्होंने बताया है कि कौन सॉर्ट आउट करेगा। ये जो देखिए ये बताया है इन्होंने कि जो जॉइंट ऑप्शन फॉर्म जिन्होंने भरा है उनको भरना ज़रूरी है, वो FO के डिटेल्स है वो चेक करी जाएंगी, और उनका जो भी है वो ड्यू है वो कैलकुलेशन किया जाएगा, फाइनेंस ऑफिसर होता है FO। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने बताया कि इसको है वो जो भी ऑर्डर पास कौन करेगा, APFC करेगा, RPFC सेकंड और RPFC फर्स्ट डिपॉजिट करेंगे या ट्रांसफरिंग, जो भी अगर मान लो कि PF ऑफिस अलग अलग हो रहे हैं ना, जैसे मान लो आपने बांद्रा में काम किया था और आप है वो आप MP स्टेट में रह रहे हो, इंदौर में रह रहे हो जैसे, या भोपाल में रह रहे हो, तो वो पहले वो बांद्रा से है वो आपका पेमेंट ट्रांसफ़र होगा भोपाल के उस PP ऑफिस में जहाँ पे आपका PPO बना हुआ है, फिर वो आपको ड्यू क्लियर करेंगे, ऐसा सिस्टम है इनका। ठीक है, तो वो नो ड्यूज़ वगैरह वो ऐसे चलेंगे। और
बताया है इन्होंने कि ये ऐसे ऐसे अगर इन फ्यूचर आप वो ऑप्शन फॉर्म भरते हो और आपको है वो कम्युनिकेट करना पड़ता है तो APF CRPF से सेकंड ईयर इनमें से वो PF ऑफिस आपको कांटेक्ट करेगा। ऑफिसर का नेम दिया हुआ है, बाय लेटर भी कर सकते हैं, बाय ईमेल भी कर सकते हैं, बाय कॉन्टैक्ट नंबर भी कर सकते हैं आपका, क्योंकि उनके पास में डिटेल्स अवेलेबल है आपके। उसके बाद में इन्होंने बताया कि अगर अप्रूव नहीं कर रहा है एम्प्लॉयर है वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे वो डिले किया जा सकता है आपका एप्लीकेशन। 1 मंथ तक है वो ये वेट करेंगे, उसके बाद में ये एक्शन नहीं लेंगे, उसको छोड़ देंगे यू का यू, अगर आपका एम्प्लॉयर है वो डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो अवेलेबल नहीं करवा रहा है। अच्छा, इन केस के अंदर है वो आपको क्या करना है, ग्रीवांस रिट्रेसल का बताया है कि अगर आप चाहो तो इस मामले में है वो ग्रीवांस रजिस्ट्रेशन, किस मामले में, अगर मान लो कि आपका है वो एक्चुअल में ज़्यादा हो रहा था और आपका कंट्रीब्यूशन है वो आपने का जैसे सैलरी स्लिप से उन्होंने जो एम्प्लॉयर है पैसा काट लिया आपका, उस टाइम पे जैसे 6500 का था तो 6500 के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उन्होंने वो आपके 6500 से ज़्यादा का काट लिया। जैसे आपने बताया था कि भैया मेरा 8000 का काट लो, तो आपकी सैलरी से तो काट लिया लेकिन अभी तक जमा नहीं किया है एम्प्लॉयर ने, क्योंकि आपका PPO इशू हो चुका है, अभी जमा किया नहीं है, तो इस वजह से आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो उसका भी आप वो अभी ग्रीवांस वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। AG पोर्टल पे ग्रीवांस रजिस्टर करिए, EPF IGMS पोर्टल पे आप ग्रीवांस रजिस्टर करिए, इशू आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। PPO नंबर देकर के आपको ग्रीवांस रजिस्टर करना पड़ेगा इन केसेस के अंदर। इसमें बताया कि अगर कोई एरर वगैरह कुछ होती है तो वो ये है वो क्या करेंगे, एक मेरिट पास के हिसाब से वो इनका है वो जो बंदे हैं उनका ये PPO इशू कर सकता है रिवाइज्ड, और रिवाइज्ड PPO के लिए है वो इन्होंने अभी तक कोई भी ऐसा है वो सर्कुलर इशू नहीं किया है जिससे ये सेटिस्फाइड हो सके कि ऐसा ये सिस्टम है। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ। इन्होंने ये बताया है कि अगर 2014 से पहले ही आपका PPO जारी हो चुका है, 2014 से पहले का है, तो हम है वो आपका जो भी अगर आपने जॉइंट ऑप्शन फॉर्म उस टाइम पे भरा होगा तो उस कंडीशन में आपका 12 महीने का है वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं लास्ट सैलरीज, ठीक है, उसके हिसाब से होगा। और अगर आपका 2014 के बाद में PPO जारी हुआ है, 2014 से पहले रिटायर हुए हैं, तो उस केस के अंदर आपका लास्ट का 60 महीने का है वो हम एवरेज मासिक वेतन है वो कैलकुलेट करने वाले हैं। उसके अलावा 2014 के बाद में भी अगर आप हो रहे हो ना, तो अगर 50 साल की एज आपकी 2012 के पहले हो रही है तो हम आपका कैलकुलेट करने वाले 60 मंथ वाला एवरेज वाला, मतलब 60 मंथ की सैलरी निकाल के फिर पेंशन बना के देंगे। और अगर है वो आपका 1-2 साल का हो रहा है, जैसे 50 साल उस टाइम पे नहीं हो रही थी, बाद में वो आपकी 50 साल हो रही है, तो उस कंडीशन में हम आपका लास्ट का जो 12 महीने का मासिक वेतन है, अंशदायी वेतन मतलब जो कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा है जिस वेजेस के ऊपर, उसको कैलकुलेट करेंगे। पेंशन सैलरी नहीं देखी जाएगी यहाँ पे, अंशदायी वेतन मतलब अंशदायी मतलब का मतलब है कि आपका उस टाइम पे जो वेजेस जमा हो रहा था ना वो देखा जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि अगर आपको PPO इशू करवाना हो, स्कीम सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम हो, जॉइंट डिक्लेरेशन कोई करेक्शन वगैरह हो, आप कंसल्टेंसी सर्विस ले सकते हो। ऑलरेडी मैंने एक पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के दूसरा वीडियो भी डाला हुआ है, एक बार चेकआउट कर लीजिए। स्कीम सर्टिफिकेट का वीडियो देख लीजिए, एक बार खुद ही प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, तो आपका इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा पेंशनर्स। और उम्मीद रहेगी आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए चलते हैं वापस स्क्रीन पर। मेंबर्स, आप सभी ने अभी SOP देखी, ठीक है। SOP देखने के दौरान अगर आपको लगता है कि अभी आपको पेंशन बनानी चाहिए या फिर है वो अगर कोई पर्सन हो जिनको आप पेंशन बनवानी हो, हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं और हम PPO जनरेट होने तक, आपका पेंशन आने तक है वो प्रोसेस करके देते हैं। चाहे ट्रस्ट का मामला हो या और कोई मामला हो, स्कीम सर्टिफिकेट हो या ना हो, ठीक है, सारे केसेस के अंदर है वो हम इशू सॉर्ट आउट करके देते हैं। अगर आप चाहो तो हमसे है वो पेड सर्विस का बेनिफिट भी ले सकते हैं, ठीक है। आशा रहे कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और उनकी भी हेल्प हो सके। आज के वीडियो में यही, धन्यवाद।